हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बीए बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड का जो टॉपिक है वो है स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया या जो प्रोसेस है वो संविधान में संशोधन करने का वो किस तरह का है या कैसे उसमें संविधान में संशोधन जो है वो किया जाता है। इससे पहले के जो वीडियो है उसमें हमने आपको स्विट्ज़रलैंड के संविधान की जो विशेषताएं थी उसके बारे में बताया था। तो आज अपन स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है या संशोधन जो है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, संवैधानिक जो विकास है उसके लिए अनेक पद्धतियों पर निर्भर किया जाता है। यानी जो संवैधानिक विकास होता है उस संविधान में जो भी विकास होता है उसके लिए अनेक जो पद्धतियां हैं वो होती हैं। जैसे कोई प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है या प्रशासनिक आदेश है या न्यायालयों के कोई निर्णय हैं आदि जो होते हैं, ये सभी इन पद्धतियों में से जो है वो स्पष्ट और प्रत्यक्ष जो पद्धति होती है वो है संवैधानिक संशोधन। लेकिन इसकी जो जटिलता है, यानी ये जो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल है, यानी इसकी जटिलता तथा संविधान की जो प्रतिष्ठा है उसका ख्याल रखते हुए, यानी उसकी प्रतिष्ठा का, संविधान की जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा को जो है वो ध्यान में रखते हुए इस पद्धति का जो है वो कम ही प्रयोग होता है या बहुत ही कम प्रयोग जो है वो किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड में जो है वो अन्य विधियों के विपरीत, यानी ये जो सभी विधियां हैं इन विधियों के विपरीत जो है वो संवैधानिक जो परिवर्तन है, यानी संविधान में जो परिवर्तन है, चेंजिंग है, उसको लाने के लिए संवैधानिक जो संशोधन की पद्धति है उस पर ही अधिक जो है वो उसको उपयोग में लाया जाता है या उस पर जो है ज़्यादा निर्भर है उसको किया गया है। अब है कि स्विट्ज़रलैंड के जो संविधान है उसमें संशोधन जो है वो संविधान, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वो बहुत ही एक कठोर संविधान है, इसलिए इसके संविधान में जो है वो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो साधारण विधि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उस साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया से ये अलग है। लेकिन फिर भी जो है वो यह संविधान जो है वो इतना कठोर संविधान नहीं है बच्चों स्विट्ज़रलैंड का जितना कि अमेरिका का संविधान होता है। और यही कारण है, यानी इसी कारण से जो है वो स्विट्ज़रलैंड के में लगभग जो है वो 136 वर्षों में कहा जाता है कि उसमें 57 संशोधन हुए हैं और वहीं अमेरिका के संविधान में 194 वर्षों में 26 संशोधन ही उसके संविधान में हुए हैं। संविधान में संशोधन जो है बच्चों वो उसी स्थिति में किया जाता है जब संविधान के लिए व्यवस्थापिका के दोनों जो सदन होते हैं वो ये प्रस्ताव करे और फिर उस पर जो है वो जनमत का निर्णय या लोक निर्णय तथा बहुमत से कैंटनों द्वारा का पारित हो जाए तथा 50,000 से भी अधिक जो मतदाता है वो उस पर हस्ताक्षर कर ले और फिर उसको जो है हस्ताक्षर सहित अपनी जो याचिका है वो प्रस्तुत करे और फिर उसके बाद जो है उस पर लोक निर्णय लिया जाता है। तो इस प्रकार से संविधान जो है वह संशोधन किया जाता है। जो कैंटन शब्द आया है बच्चों, ये कैंटन शब्द का मतलब है कि स्विट्ज़रलैंड में जो छोटे छोटे राज्य होते थे उन छोटे छोटे राज्यों को जो है वो कैंटन कहा जाता था। अब आप लेंगे कि संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है स्विट्ज़रलैंड में, तो बच्चों स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया जो है वो 2 प्रकार की है वो होती है, यानी 2 जो है वो प्रकार इसमें अपनाए जाते हैं। पहला जो है 2 पद्धतियाँ अपनाई जाती है। पहली पद्धति है कि संवैधानिक जनमत संग्रह और दूसरी जो पद्धति या दूसरी जो प्रणाली है वो है संवैधानिक आरंभक। तो एक एक करके अपन इसको लेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं संवैधानिक जनमत संग्रह। तो संवैधानिक जो जनमत संग्रह है, ये संवैधानिक जो जनमत संग्रह है उसमें संविधान में संशोधन के लिए बच्चों यह जरूरी होता है या आवश्यक हो जाता है कि संघीय जो विधानमंडल है उस संघीय विधानमंडल के जो दोनों सदन होते हैं उन दोनों सदनों के जो दोनों सदन होते हैं, दोनों सदन कौन से, एक राज्यसभा और दूसरी राष्ट्रीय सभा,
ये दोनों संयुक्त रूप से जो है वो संविधान में पूर्ण तथा आंशिक जो संशोधन है उसका जो है वो निश्चय कर लेते हैं कि संविधान में जो संशोधन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, पूर्ण संशोधन के द्वारा या आंशिक संशोधन के द्वारा। तो ये दोनों जो है वो ये निश्चित कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है उस संशोधन का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव जो है वो तैयार कर लिया जाता है और संशोधन को सर्वसाधारण और कैंटनों में जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाता है। फिर वो जो संशोधन होता है उस संशोधन को सर्वसाधारण यानी लोक जो जनमत है उसके निर्णयों द्वारा और कैंटनों में जो राज्य होते हैं उसमें जनमत संग्रह है, जनता के जो संग्रह होता है जनमत का जो संग्रह उसके लिए उसको जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। यदि सर्वसाधारण और कैंटन जो होते हैं वो उसे बहुमत से स्वीकार कर लेते हैं, उस संविधान संशोधन के प्रस्ताव को जो है वो जनमत सर्वसम्पन्न जो सर्वसाधारण जो है वो और जो कैंटन होते हैं उन सभी ये दोनों जब अपने पूर्ण बहुमत से उस संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो उस संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकृत या स्वीकार जो है वो समझ लिया जाता है। और इस प्रसंग में ये कहा जाता है कि पूर्ण कैंटन का तो एक मत और अर्ध जो कैंटन होता है उसका आधा जो मत है वो माना जाता है। यानी इसमें पूर्ण कैंटन पूरा राज्य होगा उसका एक मत और अगर आधा राज्य अर्ध कैंटन है तो उसका आधा मत जो होता है वो माना जाता है। यदि संघीय विधानमंडल का एक सदन प्रस्तावित संशोधन के लिए सहमत हो जाता है और दूसरा जो सदन है वो उक्त संशोधन का विरोध करता है, यानी जो संशोधन है जो किया गया उस संशोधन का अगर वो विरोध करे या उसके अगेंस्ट हो जाए तो सबसे पहले जनमत जो संग्रह है उसके द्वारा ये डिसीजन किया जाएगा या निर्णय किया जाएगा कि संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, यानी वो संशोधन करने की आवश्यकता थी या नहीं। और सर्वसाधारण की स्वीकृति जब मिल जाती है तो स्वीकृति मिल जाने पर संघीय जो विधानमंडल है उसका जो है वो निर्वाचन होता है, यानी उसका जो दोबारा निर्वाचन है वो किया जाता है। फिर उसके पश्चात विधानमंडल के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो प्रस्ताव के संशोधन पर विचार करते हैं और यदि दोनों ही सदन जो है वो उस संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो स्वीकार कर लेने पर जो प्रस्तावित संशोधन होता है उस प्रस्तावित संशोधन को सर्वसाधारण और कैंटनों का जो जनमत संग्रह है उसके लिए जो है उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। फिर यदि सर्वसाधारण और जो कैंटन होते हैं उन दोनों बहुमत से संशोधन को स्वीकृत कर देते हैं तो यह स्वीकृति उनको मिल जाती है तो संशोधन जो है वो क्रियाकारी हो जाता है, यानी जो वो संशोधन है वो जो है वो लागू हो जाता है। तो ये था संवैधानिक जनमत संग्रह के द्वारा जो है वो संविधान संशोधन करने का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से। अब अपन लेंगे संवैधानिक आरंभक। संविधान के लिए बच्चों कम से कम सर्वसाधारण में से 50,000 स्विट्जरलैंड के नागरिकों के द्वारा जो है वो आवेदन पत्र देना इसमें आवश्यक होता है और इस संबंध में जो है वो दो प्रक्रियाएं या दो प्रोसेस है वो अपनाए जाते हैं। पहला तो पूर्ण संशोधन, दूसरा आंशिक संशोधन। पूर्ण संशोधन जो है वो यदि आवेदन पत्र पूर्ण संशोधन के लिए हो तो उसी प्रक्रिया का इसमें अनुसरण किया जाता है और इस प्रक्रिया का एक संघीय जो विधानमंडल है उसके एक सदन के द्वारा संशोधन प्रस्ताव है उसके पास करने और दूसरे के द्वारा विरोध करने की स्थिति में ये होता है। वहीं आंशिक जो संशोधन है उस आंशिक संशोधन के लिए भी दो रूप जो है वो या दो रूपों में उसकी जो मांग है वो की जाती है। पहली मांग साधारण शब्दों के रूप में और दूसरी सूत्र के रूप में। तो साधारण जो शब्द है उसके रूप में यदि आवेदन पत्र जो है वो साधारण शब्दों में हो तो संघीय जो विधानमंडल है उसकी स्वीकृति मिल जाने पर उसका विधेयक जो है वो तैयार किया जाता है और उस विधेयक पर सर्वसाधारण तथा कैंटन की स्वीकृति जो है वो ले ली जाती है और उनकी स्वीकृति मिलने पर ही संशोधन जो है वो प्रभावकारी या क्रियाकारी हो जाता है। यदि संघीय विधानमंडल संशोधन के प्रस्ताव के विरोध करता है या विरोध में हो
तो उस पर जो है वो सर्वसाधारण का निर्णय है वो लिया जाता है, जहाँ की कैंटनों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। यानी यहाँ पर जो है वो कैंटनों की स्वीकृति जो है वो मिलना या उसकी स्वीकृति लेना जो है वो ज़रूरी नहीं होता है। यदि संशोधन प्रस्ताव है उस पर मतदाताओं की स्वीकृति जो है वो मिल जाए तो संघीय जो विधानमंडल है उसके प्रस्ताव के अनुरूप विधेयक जो है वो तैयार भी कर लिया जाता है और उस पर विधेयक के कैंटनों तथा सर्वसाधारण के जो जनमत संग्रह है उसके लिए उसके पश्चात उसको जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो ये था साधारण शब्दों के रूप में जो है वो उसका जो है वो प्रोसेस कैसे किया जाता। अब लेंगे सूत्र के रूप में। यदि संशोधन जो प्रस्ताव है वो विधेयक या सूत्र के रूप में होता है तो ये जो है वो संघीय विधानमंडल है उसके पक्ष में होने की स्थिति में जो विधेयक होता है उस विधेयक को सर्वसाधारण तथा कैंटन के जनमत संग्रह के लिए उसको प्रस्तुत किया जाता है। फिर संघीय विधानमंडल के विपक्ष में अगर ये होता है तो विपक्ष में होने की स्थिति में जो है ये विधानमंडल है वो जनमत संग्रह के लिए कुछ जो है वो सिफारिशें करता है, जैसे कि प्रस्तावित संशोधन है वो अस्वीकृत कर दिया जाए या जो है वो संघीय विधानमंडल है वो उस संशोधन के स्थान पर अपना निजी जो प्रस्ताव है वो तैयार करके प्रारंभिक जो प्रस्ताव है उसके साथ सर्वसाधारण और कैंटन के निर्माण के लिए उसको भेज सकता है। तो ये था संवैधानिक आरंभ के रूप में जो है वो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से की जाती है। तो बच्चों ये था कि स्विट्जरलैंड के संविधान की जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इससे पहले अपन ने जो है वो स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में आपको बताया था। अब मैं आपको जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो है वो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है उसके बारे में बताऊंगी। बच्चों, अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका के संविधान में जो है वो संशोधन करने की जो है वो दो प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहली संशोधन की प्रस्तावना और दूसरी संशोधन की पुष्टि। बच्चों, अमेरिकी जो संविधान निर्माता थे उन संविधान निर्माताओं ने जो है वो एक कठोर संविधान जो है उसके निर्माण के लिए इच्छुक थे। यानी अमेरिकी संविधान निर्माता जो थे वो अमेरिका के लिए जो है वो एक कठोर संविधान जो है वो बनाने के पक्ष में थे और इस प्रकार से अमेरिका का जो संविधान है वो एक कठोर संविधान है। अमेरिकी जो कांग्रेस है उसके द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है ठीक उसी प्रक्रिया है, उसी के आधार पर जो है वो संवैधानिक कानूनों का जो निर्माण है अर्थात संविधान में संशोधन करने का जो कार्य है वो नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक जो संशोधन है उसके लिए साधारण जो कानून है उनके निर्माण से अलग जो प्रक्रिया है उसको अपनाना जो है वो ज़रूरी हो गया। और संघात्मक जो शासन व्यवस्था है उसके कारण, यानी अमेरिका की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कैसी थी? संघात्मक व्यवस्था, यानी अमेरिका की जो शासन व्यवस्था थी वो एक तरह से जो है वो संघात्मक शासन व्यवस्था थी और उसकी संघात्मक शासन व्यवस्था के कारण ही जो है वो वहाँ पर कठोर संविधान को जो है वो अपनाना जरूरी हो गया था। और अमेरिकी संविधान जो है उसने न केवल, यानी हम अमेरिका का जो संविधान है उसको न केवल उसको परिभाषा की दृष्टि से जो है वो कठोर कह सकते हैं बल्कि व्यवहार में भी संविधान में जो परिवर्तन है वो कर पाना उसमें बहुत ही अधिक कठिन है या कठोर है। और इसी कारण से लगभग 200 वर्षों के जो इसका इतिहास है, संवैधानिक इतिहास, उसमें के संविधान में अब तक उसमें केवल 27 जो बार संविधान में संशोधन है वो ही हुआ है। यानी अमेरिका के संविधान में जो है वो लगभग अभी 200 वर्षों के जो इसका संवैधानिक इतिहास है उसमें सिर्फ इसके संविधान में 27 बार ही संशोधन किया गया है।
अब अपन अमेरिका का जो संविधान है उसके संविधान संशोधन की जो ये प्रोसेस है, इसके 2 तरह के जो है वो चरण इसमें अपनाए गए हैं, यानी 2 स्टेप हैं संविधान में संशोधन करने का। पहला स्टेप संविधान की प्रस्तावना, दूसरा संविधान की पुष्टि। तो संविधान में संशोधन जो है उसमें जो है वो 2 में से किसी एक पद्धति को जो है वो अपनाना जो है वो प्रस्ताव किया गया, यानी संविधान में जो है वो संशोधन करने का जो है वो इन 2 पद्धतियों में से किसी भी एक पद्धति को जो है वो उसका जो है वो संशोधन करने का जो है वो आधार माना गया। सबसे पहला तो ये है कि प्रथम ये था कि कांग्रेस के दोनों जो सदन थे वो अपने 2/3 बहुमत से संशोधन का जो प्रस्ताव है वो प्रस्तावित करेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ही जो है वो यह स्पष्ट कर दिया था कि 2/3 जो बहुमत है उसके संशोधन पर मत देने वाले जो सदस्य हैं उसका भी होना चाहिए, न कि जो समस्त सदस्य हैं उसका। और दूसरी जो पद्धति है वो यह थी कि अमेरिकी संघ जो है उसकी कम से कम 2/3 जो राज्य हैं उसकी विधान सभाएँ, 2 राज्यों की जो विधानसभाएँ हैं वो कांग्रेस से संशोधन की जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे या उसके लिए जो है वो प्रार्थना करेंगे, और ऐसी जो प्रार्थना है वो करने के बाद जो है वो कांग्रेस संविधान संशोधन करने के लिए एक महासभा जो है उस महासभा को जो है बुलाएंगे, और इस सम्मेलन में जो है या जो ये इसका जो सम्मेलन है बुलाएंगे या महासभा जो है वो उसको आमंत्रित किया जाएगा, तथा उस सम्मेलन के द्वारा ही जो संशोधन का जो प्रस्ताव है वो किया जा सकता है, या मतलब उस सम्मेलन में जो है वो संशोधन का जो प्रस्ताव है वो पारित किया जाता है। फिर है संशोधन की पुष्टि, यानी संविधान की जो प्रक्रिया है या संशोधन की जो प्रक्रिया है संविधान में, उस प्रक्रिया का जो दूसरा चरण या स्टेप जो है वो संशोधन की पुष्टि का है। अब संविधान में संशोधन है उसके लिए जो प्रस्तावित प्रस्ताव है वो तभी पारित समझा जाता है बच्चों, जब कि या तो संघ के जो 3/4 राज्य हैं उसके विधानमंडल है वो उसकी पुष्टि कर दें, और या इस कार्य के लिए राज्यों में जो आमंत्रित किए गए जो सम्मेलन हैं उस सम्मेलनों में से 3/4 राज्यों के सम्मेलनों के द्वारा संशोधन की जो है वो पुष्टि कर दी जाए। और संशोधन की पुष्टि है उसके लिए इन 2 विधियों में से कौन सी जो विधि है वो प्रयोग में लाई जाएगी, इसका निर्णय जो है वो कांग्रेस है उसके द्वारा किया जाता है। यानी संविधान की जो पुष्टि है उस पुष्टि के लिए ये जो 2 विधियां हैं, इन दोनों ही विधियों में जो है वो डिसीजन लेने का जो काम है वो कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। अब संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उस संविधान संशोधन की प्रक्रिया के कुछ निम्नलिखित जो है कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो यह है कि संशोधन प्रक्रिया में जो राष्ट्रपति है उसकी कोई भूमिका नहीं है, यानी संविधान में संशोधन करने में राष्ट्रपति की अपना कोई रोल नहीं है, तथा संशोधन पर राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है वो आवश्यक भी नहीं, यानी उस पर संशोधन करने में जो है संविधान में कोई भी अगर संशोधन करना है तो उस संशोधन में पर जो है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना भी ज़रूरी नहीं है, तथा संविधान में संशोधन के जो प्रस्ताव है उस पर अपनी पुष्टि प्रदान करने के बाद कोई भी राज्य जो है वो अपनी स्वीकृति वापस नहीं ले सकता है, लेकिन कोई भी जो राज्य है वो पहले किसी प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर दे तो वह बाद में अपनी स्वीकृति भी दे सकता है। यानी दूसरी इसकी जो है वो विशेषता क्या है या इसका जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि संविधान में संशोधन के प्रस्ताव पर अपनी पुष्टि जो है वो देने के बाद भी यह कोई भी जो राज्य है वो अपनी स्वीकृति वापस नहीं ले सकता है, और कोई भी जो राज्य है वो पहले किसी भी प्रस्ताव को अगर अस्वीकार भी उसने कर दिया है तो वो बाद में जो है वो अपनी स्वीकृति उसको दे सकता है। ये उसकी दूसरी जो है वो महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है या इम्पोर्टेंस जो है इसकी बात। अब तीसरी इसका जो महत्वपूर्ण बात यह है इसके संविधान संशोधन की बच्चों अमेरिका के, कि कांग्रेस के द्वारा जो संविधान के संशोधन के प्रस्ताव की पुष्टि है उसके लिए कोई अवधि निर्धारित है वो नहीं की जा सकती, यानी संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है उसकी पुष्टि के लिए जो है वो कोई निर्धारित जो अवधि या समय जो है वो
निश्चित नहीं की जा सकती है। यदि कांग्रेस जो है वो संशोधन की पुष्टि के लिए अवधि निश्चित भी कर देता तो संबंधित जो प्रस्ताव है वो पुष्टि के लिए अनिश्चित काल तक के लिए जो है वो राज्य के पास ही पड़ा रह सकता है। जैसे कि कांग्रेस जो है उसने 1924 में जो बाल श्रम अधिनियम प्रस्तावित किया था, लेकिन संशोधन जो प्रस्ताव है वो न तो समाप्त हुआ और न ही अब तक संविधान का एक अंग बन सका, क्योंकि अभी तक जो है वो आवश्यक संख्या में राज्यों के द्वारा उसे जो है वो पुष्टि प्रदान नहीं की गई है। और व्यवहार में देखा जाए तो 21वां जो संशोधन है उसके अतिरिक्त सभी जो संशोधन है वो कांग्रेस के बहुमत से प्रस्तावित किए गए और 3/4 जो राज्यों के विधानमंडल है उनके द्वारा ही उनकी पुष्टि की गई है। केवल जो 21वां संविधान जो संशोधन है उसकी जो राज्यों की प्रार्थना है वो उस पर ही वे बुलाए गए और संविधान जो सम्मेलन है उन सम्मेलनों के द्वारा जो है वो प्रस्तावित किया गया और केवल इसे जो है ही राज्यों के संविधान सम्मेलनों के द्वारा उसको पुष्टि जो थी वो प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार से जो संशोधन की जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया से यह स्पष्ट है बच्चों कि संघ की जो इकाइयां हैं उसको बहुत ही महत्व जो है वो प्रदान करके इसे अधिक से अधिक जो है वो संघीय बनाने का जो प्रयत्न है वो किया गया और राज्यों को संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का जो अधिकार है वो प्राप्त है और कोई भी संशोधन है वो तब तक पारित नहीं समझा जा सकता है जब तक कि 3/4 राज्यों के द्वारा उसे अपनी स्वीकृति न प्रदान कर दी जाए। इसके अतिरिक्त कोई भी जो संविधान है उस संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता है जिससे कि राज्यों को सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधियों से वंचित उसे किया जाए। इस प्रकार से जो संविधान में संशोधन की जो पद्धति है वो निश्चित रूप में संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल ही है। तो ये थे अमेरिका के जो संविधान है, उस संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है। अब अपन लेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन की प्रक्रिया और अमेरिका में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, इन दोनों की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसमें आपस में जो है वो क्या जो है वो अंतर है या उसकी जो है स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन की अमेरिका के संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उससे तुलना करना। बच्चों, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जो है वो दोनों देशों के जो संविधान है उस दोनों देशों के संविधान को जो है वो अन्यम्य है, यानी ये दोनों जो है वो देशों के ही संविधान जो है वो अन्यम्य है। इसके साथ ही इन दोनों जो देशों के संविधान प्रक्रिया है इसके भी 2 चरण हैं, यानी 2 स्टेप हैं। दोनों के देशों के संविधान में संशोधन के जो स्टेप जो थे, चरण जो थे वो 2 थे। संशोधन की जो प्रस्तावना और संशोधन की जो पुष्टि है, यानी 2 चरण हैं और संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन की पुष्टि। तो परंतु दोनों में जो है वो कुछ अंतर है, वो इस प्रकार से है कि इन दोनों में जो है वो हम अंतर या डिफरेंस जो है वो इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो कुछ पॉइंटों में अपन लेंगे। नंबर 1 पॉइंट जो है उसका ये है अंतर करना या तुलना का जो है कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका की जो संशोधन की व्यवस्था है उसकी अपेक्षा जो है वो अधिक सरल और जनतंत्रीय, यानी स्विट्जरलैंड संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ये अमेरिका की जो अपेक्षा जो है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो सरल है और जनतंत्रीय है। दूसरा ये है कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें संशोधन जो है वो प्रस्तावित करने का जो अधिकार है वो कार्यपालिका को न होकर के केवल कांग्रेस को है, यानी अमेरिका के संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव पारित किया जाता है या पारित करने का जो अधिकार है या राइट जो है वो वहाँ पर उसकी जो कार्यपालिका है उसको न दे करके जो है वो कांग्रेस को दिया गया है, यानी कांग्रेस के पास जो है वो संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है। जबकि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उस संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव ये है वो पारित करने का जो अधिकार है वो संघ
की जो जनता है या संघ शासन तथा संघीय जो संसद है वहाँ की, उसको दिया गया है। और तीसरा जो है वो इसका ये अंतर है कि अमेरिका में स्विट्ज़रलैंड के समान संशोधन के दो रूप जो है वो पूर्ण एवं आंशिक नहीं होते। यानी अमेरिका में जो है स्विट्ज़रलैंड में जो थे वो संविधान संशोधन के दो चरण थे या दो पद्धतियाँ थी। पहली जो थी वो पूर्ण थी और दूसरी आंशिक, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसका तीसरा जो है वो अंतर यह है कि अमेरिका में संघ की जो इकाइयां हैं उसको भी संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन यह जो अधिकार है वो स्विट्ज़रलैंड के कैंटनों को प्राप्त नहीं है। यानी स्विट्ज़रलैंड के जो राज्य हैं वहाँ के राज्यों को इस प्रकार का जो अधिकार है वो नहीं दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो उसका अंतर ये है पांचवा कि अमेरिका में जो संविधान है उसमें संशोधन का जो प्रस्ताव है वो 3/4 राज्यों से भी स्वीकार होना चाहिए। यानी अमेरिका में अगर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है वो पेश किया जाता है या तो उस प्रस्ताव पर जो है वो वहाँ के राज्यों के 3/4 जो है उनका स्वीकार होना, 3/4 राज्यों से जो है वो उसकी स्वीकृति मिलना जो है वो ज़रूरी होता है, लेकिन यह व्यवस्था स्विट्ज़रलैंड में नहीं है। यानी इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो स्विट्ज़रलैंड में नहीं है कि वहाँ पर जो है वो कैंटनों से 3/4 कैंटनों से जो है वो प्रस्ताव स्वीकार होना चाहिए। नेक्स्ट इसका अंतर यह है कि अमेरिका में संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव हैं उस पर यदि दोनों सदन सहमत हो तो यह प्रस्ताव जो है वो लोक निर्णय के द्वारा निर्णित नहीं किया जाता है या नहीं किया जाना जा सकता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जो है वो यह प्रावधान किया गया है। यानी अमेरिका में जो संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव होता है बच्चों, उस प्रस्ताव पर यदि जो दोनों सदन हैं अमेरिका के वो उस पर अपनी सहमति भी दे दें या सहमत भी हो जाएं तो जो प्रस्ताव होता है वो प्रस्ताव लोक निर्णय यानी जनता के निर्णय के द्वारा जो है वो निर्णित उसको नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में यह प्रावधान है कि वहाँ पर जो है वो लोक निर्णय के द्वारा वो प्रस्ताव का जो है उस पर निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट इसका अंतर यह है कि अमेरिका में 13 राज्य एक मत से किसी भी संशोधन को रोक सकते हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के संविधान में यह संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर 12.5 जो कैंटन हैं उनको अपना मत जो है वो 2 अवश्य देते हैं। यानी 12.5 जो कैंटन होते हैं, कैंटन का मतलब क्या है, राज्य, वो अपना मत तो अवश्य दे देते हैं लेकिन वे भी प्रगति जो है उसको रोक नहीं सकते। यानी जो संशोधन का जो प्रस्ताव करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको वो रोक नहीं पाते हैं। नेक्स्ट अंतर यह है कि अमेरिका में यह निश्चित नहीं है बच्चों कि कितने समय में राज्य संशोधन के संबंध में अपनी सहमति जो है वो व्यक्त करेंगे, जबकि स्विट्ज़रलैंड के जो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है उसमें देर का जो है वो प्रश्न ही नहीं उठता। यानी वहाँ जो है संविधान में संशोधन करने की जो है वो देरी नहीं होती है, वहाँ पर जो है वो जल्दी ही संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो अंतर है वो यह कह कर के हम कर सकते हैं कि अमेरिका में जो संवैधानिक संशोधन है उसको सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की जो न्यायपालिका है उसको ये शक्ति ही प्रदान नहीं की गई है। यानी स्विट्ज़रलैंड के जो न्यायपालिका है उसको ये शक्ति प्रदान नहीं है कि वो अमेरिका की जो संविधान संशोधन है उसकी भांति जो है वो उसको जो है वो अवैध घोषित कर दे। तो ये था स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उनकी आपस में तुलना या अंतर।